हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट फन। आज मैं आपका 12th का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री है ये सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। चैप्टर का नाम क्या है? ठोस अवस्था। इंग्लिश में इसको सॉलिड स्टेट। देखिए, मैं आपको पूरी केमिस्ट्री चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा और प्रत्येक टॉपिक का डीपली डिस्कशन करूँगा। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था। सबसे पहले आपको ये समझना है, ठोस अवस्था। अब इससे भी पहले एक चीज और समझना है, क्या? तो वो है पदार्थ। यदि आप पदार्थ को समझ लेते हैं तो फिर आप ठोस अवस्था हो या द्रव अवस्था हो या गैस अवस्था हो, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पदार्थ समझना है। पदार्थ होता क्या है? तो वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान वे सभी पदार्थ हैं। ध्यान रखिए कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो, वो आपको क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। अब सोचिए कि पदार्थ बना कैसे होता है। तो सोचिए कि आप एक छोटा सा कोई भी कण लीजिए, ये छोटा सा कोई भी कण लीजिए, तो ये भी तो एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि ये भी तो स्थान घेर रहा है और इसमें भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसका भी कुछ ना कुछ तो वजन होगा, तो ये आपका पदार्थ है। मतलब कि आपको ध्यान ये देना है कि पदार्थ जो है वो किससे मिलके बना होता है। तो पदार्थ जो है वो कण से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? कण से। कण जो है वो आपका पदार्थ होता है। अब कहिए कि सर कैसे इसको समझे? अब सपोज कि ये मार्कर है, तो ये कोई ना कोई पदार्थ है ना। अब ये पदार्थ है, इसको कैसे पता करें? तो अगर इस पदार्थ को हम यहाँ पे रखते हैं तो ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है और इसमें कुछ ना कुछ वजन होगा, द्रव्यमान होगा, तो ये पदार्थ है। ठीक है, तो ये जो वस्तु है, ये आप इसको कह सकते हैं कि पदार्थ है। अब ये बहुत कुछ से मिलकर बना हुआ है, लेकिन अगर आप इसके कवर को करें तो ये कवर भी तो पदार्थ है। क्यों? क्योंकि ये कवर भी तो कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है और इसमें भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, वजन है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये भी आपका पदार्थ हो जाएगा। मतलब कि पदार्थ बना क्या चीज होता है? एक छोटा से छोटा कण पदार्थ कहलाता है। एक छोटा से छोटा कण पदार्थ कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? तो कण से मिलकर बना होता है। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे इसका अगर परिभाषा कहते तो वे सभी पदार्थ जो स्थान घेरे, मतलब ये कण भी जो है कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है और इस कण में भी कुछ ना कुछ वजन होगा और जिसमें द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ। बात समझ में आ गया? चलिए अब इसी के टाइप पे चलते हैं। अब क्या कहा कि आपका पदार्थ जो होता है द्रव्यमान। पदार्थ जो होता है, पदार्थ वो कितने प्रकार के होता है? तो पदार्थ जो है वो आपका 3 प्रकार का होता है। मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ध्यान रखिएगा कि पदार्थ अनेक प्रकार के होते हैं। आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब आप डिटेल्स में जाइएगा तो पदार्थ जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं। बहुत सारा प्रकार है पदार्थ का। जैसे एक प्लाज्मा भी होता है, ठीक है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर दूंगा ताकि आप उसके बारे में समझ सके। तो प्लाज्मा भी होता है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो पदार्थ मुख्यतः जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ये शब्द आपको जोड़ना जरूरी है कि पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे पदार्थ अनेक प्रकार के होते हैं, बहुत सारा है। आप गूगल पे भी सर्च मार के देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारा आपको पदार्थ का भाग आ जाएगा, पदार्थ के प्रकार। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पदार्थ जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। बात समझ में आ रहा है?
कि पदार्थ जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो पदार्थ जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से पदार्थ बनता है। देखिए जब हम दो कण को, जैसे कि ये मान लीजिए एक ये कण है और एक ये कण है, ये दोनों अलग अलग है तो ये पदार्थ है। ये दोनों जब अलग अलग, जैसे ये एक कण है, ये भी एक पदार्थ है क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ वजन होगा और कुछ ना कुछ इसका भी आकार होगा, तो ये पदार्थ है। फिर उसी तरीके से ये अलग है तो ये भी कुछ ना कुछ पदार्थ है, क्यों, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ कण होगा, वजन होगा और भार होगा, तो ये भी पदार्थ है। तो ये अलग अलग जब तक है तब तक ये ठोस नहीं है। ये जब तक अलग अलग है तब तक ये ठोस नहीं है। लेकिन जैसे ये दोनों कण को हम एक साथ इसको जोड़ते हैं, जैसे ही ये दोनों कण को हम एक साथ जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। जैसे ही दोनों को एक साथ जोड़े तो क्या हो गया, ठोस बन गया। अब ये एक साथ जब आपस में जुड़ा तो किसी ना किसी बल से जुड़ा होगा ना, ये आपस में जो एक साथ जुड़ा तो किसी ना किसी बल से जुड़ा होगा। तो ये जिस बल से जुड़ता है उस बल का नाम है अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल, ध्यान रखिए कि ये ठोस, ये जो कण है, ये पहले ये कण अलग थे तो ये ठोस नहीं था। जैसे इन दोनों कण को मैंने आपस में जोड़ा तो ये ठोस बन गया। बात समझ में आ रहा है ना। अब ये ठोस बन गया तो ये आपस में जुड़ा तो किसी ना किसी बल से जुड़ा होगा ना। अब जैसे आप नॉर्मल एग्जांपल लाइफ कर लीजिए कि अगर आप क्या करते हैं कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, जैसे आप बैट बॉल खेलते हो तो बैट का हैंडल है और ये बैट है, तो बैट के हैंडल को जब आप चिपकाते हैं तो फेविकॉल से चिपकाते हैं, मतलब दोनों को जोड़ने के लिए तीसरा आदमी का यूज कर रहे हैं, वो कौन है, फेविकॉल। उसी तरीके से ये दो कण को आपस में जोड़ना है तो कोई तो तीसरा यहाँ पे काम कर रहा है उसको जोड़ने का। तो वो जो जोड़ने का काम कर रहा है वो एक बल काम कर रहा है और उस बल का नाम क्या है, उस बल का नाम है आपका अंतराण्विक। अब जैसे ये दोनों अंतराण्विक बल से जुड़ गए, ये देखिए ये दोनों कण अलग अलग था तो इसके बीच की दूरी ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही ये आपस में जुड़ गए तो इनके बीच की दूरी जो है, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, बीच की दूरी जो है क्या हो गया, तो कम गया। अब ये बीच की दूरी, कौन सी दूरी कम गया, तो अंतराण्विक दूरी। बीच की दूरी कौन सी दूरी कम गया, तो अंतराण्विक दूरी कम गया। बात समझिए यहाँ पे, ये ठोस जो है वो क्या है, तो ये दो अलग अलग कण था तो इस समय ये ठोस नहीं था, इस समय क्या था, पदार्थ था। लेकिन जैसे ही दोनों कण को आपस में मैंने जोड़ा तो ये जैसे ही दोनों कण आपस में जुड़ा तो इसके बीच कोई ना कोई तो बल लगा होगा तभी तो ये जुड़ा होगा ना। तो जैसे ही ये जुड़ा तो ये किस बल से जुड़ा, तो अंतराण्विक बल से। अब ये दोनों कण जब अलग था तो इसके बीच की दूरी जो था वो अधिक थी, जैसे ही मैंने इसको आपस में जोड़ा तो इसके बीच की दूरी कम हो गई। अब इस बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, तो अंतराण्विक दूरी बोलेंगे। मतलब कि ठोस का अंतराण्विक दूरी जो है वो क्या हो गया, कम। बात समझ में आया। चलिए अब इसका अब परिभाषा रूप में अगर लिखते हैं तो परिभाषा रूप में आप क्या लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित, वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो वह ठोस होगा और ठोस के कण आपस में अंतराण्विक बल से जुड़े होंगे और अंतराण्विक दूरी कम हो। अंतराण्विक दूरी क्या होगी, कम हो। ये आपका ठोस का परफेक्ट परिभाषा है और आपको कुछ नहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैंने जो ट्रिक बताया उसको अब मैं इसको समझाऊंगा, फिर आप इजीली समझ जाएंगे। मैंने भी आपको क्या एक ट्रिक बताया कि अंतराण्विक बल कैसे होगा। तो जब दो कण को मैं आपस में जोड़ रहा हूं तो जैसे ही ये दोनों जुड़ रहा है तो इसके बीच की दूरी, बीच में जो है कोई तो बल लग रहा है, तो जो बल लग रहा है वो अंतराण्विक बल हो गया। और इसके बीच की दूरी कम हो रही है, ये बीच की दूरी जो कम हो रही है, कौन सी दूरी कम हो रही है, तो अंतराण्विक दूरी कम। तो यहाँ पे तो ये दो शब्द समझिए। अब आता है कि आकार और आयतन। कहा कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है।
तो ठोस का आकार और आयतन निश्चित कैसे होता है, ये कैसे पता? तो चलिए मैं आपको समझा रहा हूं। सपोज कीजिए ये मार्कर है और ये ठोस है। तो ठोस है तो इसका आकार निश्चित कैसे है? तो अगर मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ पे रखा हूं तो इसका आकार यही है। अगर सपोज कि ये 10 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका आकार 10 सेंटीमीटर है, और अगर ये 10 ग्राम का है तो यहाँ 10 ग्राम का है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख दूं तो क्या इसका आकार कम हो जाएगा? नहीं ना, इसका आकार भी 10 सेंटीमीटर रहेगा और इसका द्रव्यमान आयतन जो है वो भी क्या रहेगा? 10 ग्राम रहेगा। इसको उठा के अगर मैं पानी में रखूं क्या इसका आकार कम जाएगा? नहीं कमेगा। क्या इसका वजन कम जाएगा? नहीं कमेगा। मतलब क्या है कि वे सभी पदार्थ जो प्रत्येक स्थिति में उसका आकार निश्चित होता है और उसका आयतन निश्चित होता है, वे पदार्थ क्या होंगे? तो ठोस। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ पे मैंने समझाया कि अब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपको मात्र 4 शब्द याद रखना है। एक शब्द रखना है आकार और एक शब्द रखना है आयतन, कि वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वो क्या है? ठोस है। अब ठोस बनता कैसे है? तो ठोस जो है उसके कण आपस में अंतराण्विक बल के कारण जुड़ने से बनते हैं। मतलब कि दो कण अगर अलग अलग है और अगर इन दोनों कणों को हम आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो जिस बल से जोड़ेंगे, कौन से बल से? तो अंतराण्विक बल से जो जोड़ेंगे, ये जो बल जोड़ रहा है इसी के कारण ठोस बनता है और इसके बीच की दूरी जो है वो कम जाती है। कौन सी दूरी? तो अंतराण्विक दूरी। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ठोस का आकार या आयतन निश्चित क्यों होता है, तो इसका आपका आंसर क्या है? तो इसका आंसर ये है कि ठोस के कण जो है आपस में अंतराण्विक बल से जुड़े होते हैं। ठोस का कण जो है आपस में किस बल से? अंतराण्विक बल से जुड़े होते हैं और ये बल जो होता है काफी मजबूत होता है। इसलिए कभी कभी लोग इसको परवल अंतराण्विक बल भी बोलते हैं। परवल मतलब वो काफी मजबूत, ठीक है। तो काफी मजबूत बल से ये जुड़े होते हैं जिसको परवल अंतराण्विक बल कहते हैं, और जिसके कारण जो है ये आसानी से अलग नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? तो ठोस होता है और इसका आकार और आयतन जो है वो निश्चित होता है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको द्रव के बारे में समझाऊं। ठोस बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए अब द्रव की बात करते हैं। अब ये ठोस था, देखिए मैं फिगर वाइज इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप नोट करते चले। जहां आपको समझ में ना आए वहां पे आप क्या कीजिए कि आप पार्टिसिपेट करके अलग अलग पार्ट बाय पार्ट करके उसको लिखते चले। हो सकता है कि आपका इतना बड़ा पेज ना हो, तो आप ठोस को एक हेडिंग डालें और ठोस में इसको लिख दिए, फिर द्रव का एक हेडिंग डालें, द्रव में डाल दिए, फिर आप गैस में एक हेडिंग डालें और गैस में डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा बोर्ड थोड़ा सा बड़ा है तो मैं यहाँ पे इसी में डिटेल्स में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इधर मैं बढ़ा रहा हूँ द्रव को और इधर कर रहा हूँ गैस को, ताकि मैं यहाँ पे समझा सकूं। अब देखिए, अब ये ठोस जो था, ये दोनों अणु जो है वो आपस में एकदम जुड़ने से मिला था। अब सपोज कीजिए कि इसको जब एक निश्चित तापक्रम पर गर्म किए तो इसका क्या होगा कि अणु जो है अलग होना शुरू हो जाएगा। अब कहिए सर ये क्या बात होगी? हाँ यही बात है। अब देखिए, जैसे आप एग्जांपल लीजिए लोहा। आप एक एग्जांपल लीजिए लोहा। लोहा को क्या करते हैं, जब आप गर्म करते हैं तो देखिए कि बहुत ज्यादा गर्म कर दीजिएगा तो क्या होगा? पिघलने रूप में हो जाएगा, और फिर उसको जैसे दूसरे पे डालिएगा तो फिर ठोस का रूप कर लेता है। जैसे ठंडा होता है तो आराम से देखिए होंगे। तो अगर हम इसको एक निश्चित तापक्रम पे गर्म करते हैं तो इसका अणु जो है वो क्या करता है? तो अलग होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही इसका अणु जो है अलग होता है तो ये किसमें बदल जाता है? द्रव। किसमें बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। अब इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? तो इसका परिभाषा हो जाएगा वे पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो। बात समझिए कि कहा कि वे पदार्थ जिसका आकार निश्चित और आयतन आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, उसको हम क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। अब मैं इसी एग्जांपल पे आपको समझाऊंगा, फिर एक नॉर्मल एग्जांपल पे भी समझाऊंगा।
मैंने यहाँ कहा कि लोहा है ना। अब लोहा को जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मान लीजिए लोहा है, तो इसका अणु आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये ठोस के रूप में। जब इसको खूब हैवी टेम्परेचर पर गर्म किए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किए, तो एक निश्चित टेम्परेचर पर आके क्या होगा, मतलब तापमान पे आके क्या होगा, ये पिघलना शुरू, गल जाएगा, द्रव अवस्था में आएगा। तो इसके अणु जो है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। तो अलग होना तो शुरू हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ 1 केजी लोहा को लिया और मैंने इसको गर्म किया और खूब गर्म किया, तो ये पिघल गया। अब जैसे इसको दूसरा चीज में मैंने डाला, मैंने इसको क्या किया, ये गिलास में डाल दिया, और जैसे ये ठंडा हुआ तो ये लोहा जो पहले गोल था, ये लोहा क्या हो गया, गिलास के आकार का हो गया ना, ग्लास के आकार का हो गया। लेकिन अगर ये 1 केजी लोहा था तो क्या गिलास में आके आधा केजी हो जाएगा? नहीं। क्या 1.5 केजी हो जाएगा? नहीं। तो आकार तो इसका बदल गया, पहले ये गोल था, यहाँ पे इसका आकार क्या हो गया, तो ग्लास का हो गया। लेकिन आयतन जो है ये यहाँ भी 1 केजी था और ये यहाँ भी 1 केजी है। चलिए इससे भी आसान एग्जांपल से आप समझते हैं। दूध लीजिए, आप 1 केजी दूध लीजिए और उसको आपने पहले टब में रख रखा है, तो टब के आकार ले रखा है। अगर उस 1 केजी दूध को आप क्या करते हैं, ग्लास में डालते हैं, तो जैसे ही ग्लास में डालते हैं तो अब 1 केजी दूध का आकार क्या हो गया, तो ग्लास का आकार हो गया। लेकिन दूध जो 1 केजी था, क्या वो 1 केजी से कम गया या वो 1 केजी से बढ़ गया? नहीं। तो दूध जो था वो उतना ही है, मतलब आयतन निश्चित ही है, लेकिन आकार बदल गया। अब मान लीजिए उस एक ग्लास में जो दूध रखी 1 केजी को, उसको किसी टब में रख देते हैं या किसी बॉटल में रख देते हैं, तो अब वो आकार किसका ले लेगा, बॉटल का ले लेगा। लेकिन दूध जो 1 केजी है वो 1 केजी ही रहेगा। मतलब कि आपका आकार जो है वो बदलते रहेगा और आयतन जो है वो निश्चित रहेगा। अब आप किसी भी पदार्थ को पहचान सकते हैं कि कौन द्रव है कौन गैस है। अब द्रव को हम बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम आपसे पूछे कि घी कौन सा पदार्थ है, तो आप सोचिए कि घी कौन सा पदार्थ है। तो अगर आपने 1 केजी घी एक डब्बा में रख रखा था, तो वो डब्बा क्या आकार का था ना। अब उसको आप थाली में रख लीजिए, तो वो क्या आकार ले लेगा, थाली का। मतलब इसका आकार बदल रहा है। और 1 केजी घी अगर डब्बा में था तो थाली में तो 1 केजी ही रहेगा ना। तो मतलब आयतन नहीं बदल रहा है, मतलब आकार बदल रहा है और आयतन नहीं बदल रहा है, तो घी क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे, अब इस द्रव को फिर हम खूब गर्म करते हैं, और इस द्रव को खूब गर्म करते हैं। तो यहाँ पे लोहा मत समझ लीजिएगा, लोहा को खूब गर्म कीजिएगा तो ये गैस में नहीं बदलेगा, ठीक है। उसको पानी को समझ के चलिए। जैसे आप कहिएगा सर यहाँ पे तो आपने पानी नहीं बताया था, चलिए यहाँ पे आप बर्फ ले लेते हैं। ये हो सकता है ना, बर्फ आपका ठोस हुआ, जैसे ही इसको गर्म कीजिएगा तो ये क्या होगा, पिघल के पानी में आ जाएगा, तो ये द्रव हो गया ना। अब इसको अगर यहाँ पे जैसे ही खूब गर्म करते हैं तो ये क्या करेगा, वाष्प बन के उड़ना शुरू कर देगा। मतलब ये अणु जो ठोस में था आपस में चिपके हुए थे अंतराणविक बल से, जैसे ही गर्म किया कुछ दूर हटे और फिर इसको खूब गर्म किए तो इसके अंदर बहुत दूर हट गए। अब ये जो बहुत दूर हट गए तो इसी को क्या कहेंगे, तो गैस करेंगे। अब जैसे आप जनरल लाइफ में इस पानी को खूब गर्म किए, जैसे आप बर्फ लिए, बर्फ को एक मतलब कि आप गैस कुकर चलाए या गैस चूल्हा पे चला लिए, बर्फ को उसमें हंडी में डाल दिए या कुकर में डाल दिए, आंच लगाइए, गर्म कीजिए, उसको गैस चालू कीजिए, तो क्या होगा कि पिघलना शुरू कर देगा। तो वो पिघल कर क्या बनेगा, पानी बनेगा। मतलब मैंने बर्फ को गर्म किया तो वो पानी, मतलब ठोस से द्रव हो गया। अब इसको और खूब गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो पानी वाष्प बन के उड़ना शुरू कर देगा। अब जैसे ये वाष्प बन के उड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा ना। तो अब गैस का हो गया, जब इसको खूब गर्म किए तो इसका अणु और भी दूर हो गया। पहले यहाँ पे नजदीक था, ठोस था, गर्म किया कुछ दूरी पे आया तो द्रव हो गया, गर्म किया तो और दूर हो गया, तो क्या हो गया, गैस हो गया। अब गैस की परिभाषा क्या होता है, तो वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। मतलब ना तो इसका आकार बराबर है और ना इसका आयतन, मतलब ना आकार निश्चित है और ना आयतन निश्चित है। अब इसको कैसे समझना है, तो चलिए हम आपको समझते हैं। बस पानी का एग्जाम्पल ले लीजिए ना। अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये ठोस था,
बर्फ था, बर्फ को गर्म किया तो ये पानी आ गया ना। अगर मान लीजिए ये पानी 1 लीटर था, अगर मान लीजिए ये पानी 1 लीटर था, अब इस हंडी में था, तो ये 1 लीटर पानी जो है वो किसका रूप ले रखा था? हंडी का। अगर ये कुकर में रहा होगा तो कुकर का आकार ले रखा था, तो आकार निश्चित तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे आयतन निश्चित था क्योंकि पानी 1 लीटर था। अब मान लीजिए इसको मैं खूब गर्म करता हूँ, जैसे ही मैंने खूब गर्म किया तो ये वाष्प बन के उड़ना शुरू कर दिया। तो जो वाष्प बन के शुरू कर दिया तो कुकर से बाहर निकला और पूरे वातावरण में फैल गया। अगर आप रूम में गर्म कर रहे हैं तो वो वाष्प बन के पूरे रूम में फैल गया, तो आकार तो बदल गया। अब आपका पानी 1 लीटर था, तो जैसे जैसे ये गैस बनते चल जाएगा वैसे वैसे वो पानी क्या होगा? कमते जाएगा। मतलब वजन भी घट रहा है और आकार भी बदल रहा है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ना आकार निश्चित है और ना आयतन निश्चित है। चलिए इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया, अगरबत्ती को जानते हैं, अगरबत्ती को आपने खूब जलाया और अगरबत्ती के धुएं को आपने एक छोटा सा डब्बे में डाल दिया। अब इसका ढक्कन लगा दिया। अब ये डब्बा में धुआं भरा हुआ है। अगर मान लीजिए कि ये डब्बा में धुआं जो है उसका वजन 10 ग्राम, ठीक है। अब आप क्या किए, कमरे में चले गए और इसका ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खोला आपने तो ये डब्बा से धुआं बाहर निकल गया। मतलब पहले डब्बे के आकार में था और आपने कमरे में खोला तो ये धुआं किसका आकार ले लिया? कमरे का आकार ले लिया। मतलब आकार बदल गया, है ना। अब इसमें जो 10 ग्राम धुआं था जैसे ही बाहर निकलेगा तो उसका वजन जो है ऑटोमेटिक घट जाएगा ना। तो क्या वो 10 ग्राम रह गया? नहीं। मतलब कि यहाँ पे उसका आकार भी बदल गया और यहाँ पे उसका आयतन भी बदल गया। तो गैस का ना तो आकार निश्चित होगा और ना आयतन निश्चित होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि यहाँ पे जो है आपको एक चीज के और बारे में बताऊंगा कि पदार्थ जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन मैंने एक बताया था एक और भी है, अगर मुख्यतः नहीं लगाते तो पदार्थ का और भी प्रकार है, जिसमें से मैं कहा था कि थोड़ा सा मैं बता दूंगा प्लाज्मा के बारे में। चलिए थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में अब इस गैस को अगर खूब गर्म करते हैं तो क्या होगा? तो भाई अणु तो ऑलरेडी बहुत दूरी जा चुका है, तो अब अणु तो दूर जाने वाला है नहीं। तो अब क्या होगा कि ये जो अणु है जिसका अणु, इसके कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके कक्ष से बाहर आ जाएगा। अब इसके कक्ष से जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? निगेटिव। तो ये निगेटिव चार्ज लेके बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इसको और गर्म कीजिएगा तो इसका अब अणु तो दूर जाना नहीं है, तो यहाँ क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसके बारे में अब डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, बस पढ़ना आपको चैप्टर में यही 3 के बारे में है। मैंने आपको एक नॉर्मली बता दिया कि सर जो बोले कि पदार्थ मुख्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं, और मुख्यतः नहीं लगाते हैं तो अनेक प्रकार के भी हो जाते हैं। तो है भी या नहीं है? तो है, ये प्लाज्मा है। आप नेट पे गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं, लेकिन आपके बुक में बस यही 3 पढ़ना है, ये ध्यान दे लीजिए, ठीक है। इसीलिए ठोस जब भी कोई पूछे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं तो आप ये सब जरूर लगाए कि पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के। बात समझ में आ गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं डिटेल्स बताऊं। चलिए इसको रब करते हैं। तो अब जो है आपका टॉपिक है ठोस का गुण। ठोस का गुण मतलब यहाँ पे आपको 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठोस की विशेषता को लिखे, या ठोस के गुण को लिखे, या ठोस के अभिलक्षण को लिखे। ध्यान रखिएगा,
अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ठोस के अभिलक्षण को लिखे या ठोस के गुण को लिखे या ठोस की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको लिखे, तो ये सारा का आंसर यही होगा जो मैं आपको पॉइंट वाइज पहले लिख रहा हूँ फिर समझाऊँ। ठीक है, चलिए देखिए ठोस का जो अभिलक्षण है या गुण है वो पहला ये है कि इसका आयतन और आकार निश्चित होता है। पहला तो ये गुण है। दूसरा इसका गुण क्या है, तो ये जो आपस में मतलब ठोस के कण आपस में अंतरान्विक, यहाँ पे परवल अंतरान्विक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परवल मतलब मजबूत। ठीक है, परवल अंतरान्विक बल से जुड़े होते हैं। बात समझ में आ रही है। तीसरा है जैसे ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इसके बीच की दूरी जो है कम हो जाएगी, तो अंतरान्विक दूरी कम होती है। अंतरान्विक दूरी क्या होगी, कम होती है। इसके बाद और सारा गुण है क्या है, तो ठोस असंपीडन होते हैं। मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए कि ये सर असंपीडन क्या लिख दिए, मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट है इसका विसरण गुण कम होता है। विसरण गुण जो है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसके बाद है कि इसके अवयवी कण की स्थिति निश्चित होती है। इसके बाद है इसका घनत्व अधिक होता है। घनत्व जो है वो अधिक होता है। इसके अलावा इसके ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एकदम डिटेल्स में समझा रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। केमिस्ट्री को बोलते हैं कि नहीं समझ नहीं पाते हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको सिंपल से ध्यान से समझना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो को देखिए, कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका क्लियर करूंगा। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी केमिस्ट्री से प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो को जरूर देखें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए देखिए, मैं लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं। पहला क्या कहा कि ठोस का गुण। मैंने पहले ही क्वेश्चन में कहा कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ठोस का गुण क्या है या ठोस का अभिलक्षण क्या है या ठोस की विशेषता क्या है, तो तीनों का आंसर यही होगा। मतलब आपको लिखने का तरीका भी मैं बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट वाइज कर दिया है। आप पहला लाइन क्या लिखिएगा कि ठोस के निम्नलिखित गुण है। अगर विशेषता पूछा है तो लिखना है कि ठोस की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अगर अभिलक्षण पूछा है तो ठोस के निम्नलिखित अभिलक्षण है। ये करके अगर लिखिएगा ना, एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए मैं अब लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। पहला कहा कि ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। ये मैंने अभी आपको समझाया है कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता मतलब क्या है कि अगर ये मार्कर है, अगर इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे तो ना इसका आकार बदलेगा और ना इसका वजन घटेगा, तो ना इसका आयतन बदलेगा। क्लियर। दूसरा भी मैंने समझाया है कि ठोस के कण आपस में अंतरान्विक बल से जुड़ते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि ये कण है और एक ये कण है, अगर ये दोनों अलग अलग है ये ठोस नहीं है, ये पदार्थ है। ये ठोस नहीं है, क्या है, पदार्थ है। लेकिन जैसे ही दोनों कणों को आपस में जोड़ते हैं तो ये ठोस बन गया। अब ये यही कहा कि ठोस आपस में जुड़े होते हैं, किससे, तो अब ये जो जुड़ा तो किसी ना किसी बल से जुड़ेगा ना, तो ये जुड़ेगा अंतरान्विक बल से। अंतरान्विक, ये यहाँ पे कहा ये दोनों अणु जो है, दोनों कण जो है, ठोस के कण आपस में किससे जुड़ते हैं, अंतरान्विक बल से। यही लाइन लिखा हुआ है कि ठोस के कण आपस में अंतरान्विक बल से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का अंतरान्विक दूरी कम होती है। अब देखिए ये दोनों कण आपस में नहीं जुड़े हुए थे, इसकी बीच की दूरी ज्यादा थी। जैसे ही मैंने इसको अंतरान्विक बल से जोड़ दिया, इसकी बीच की दूरी क्या हो गई, कम हो गई।
और इस दूरी को क्या कहेंगे, अंतराण्विक दूरी। तो यहाँ हो गया कि ठोस के अंतराण्विक दूरी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट, ठोस असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब समझ लीजिए कि इसको दबाएंगे ना तो ये दबेगा नहीं, मतलब वो कोई भी पदार्थ जो दबाने पे नहीं दबता है वो आपका ठोस है। जैसे आप लोहा ले लीजिए, उसको दबाइए, क्या वो दबेगा, नहीं दबेगा, वो ठोस है। बात समझ में आ रही है, मतलब वो कोई भी पदार्थ, लकड़ी ले लीजिए, दबाइए उसको, क्या वो दबेगा, नहीं दबेगा, ठोस है। बात समझ में आ रही है। तो असंपीड्य का मतलब क्या है, दबाने पे दबेगा नहीं। नेक्स्ट, विसरण गुण। विसरण मतलब बहने का गुण। जैसे आप पानी को लीजिए और गिरा दीजिए, पूरे कमरे में फैल जाएगा। एक लोहा को लीजिए, कमरे में गिरा दीजिए, क्या वो फैल जाएगा, नहीं, विसरण गुण है। मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको हम कहीं भी गिराते हैं वो फैलता नहीं है, वो आपका क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। अब बोलिए सर बर्फ, अरे बर्फ जो है तो उसको तुम छोड़ा, तो जैसे उसको टेम्परेचर मिला तो द्रव हो गया, पानी हो गया। जब वो बह रहा था वो किस चीज में था, पानी में था, ठोस में नहीं था। क्या बर्फ को बहते हुए देखा, नहीं, तो बर्फ ठोस था। जैसे ही वो गलना स्टार्ट हो गया तो पानी हो गया, पानी हो गया मतलब द्रव हो गया। तो द्रव बहता है ना, ठोस नहीं बहता है। बात समझ में आ रही है। तो ठोस का जो विसरण गुण है वो कम होता है, नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अवयवीकरण। अवयवीकरण क्या है, तो जिस भी चीज से वो बना होता है ना उसको अवयवीकरण कहते हैं। जैसे हमारा शरीर कोशिका से बना हुआ है, अवयवीकरण। हम घर, छोड़िए शरीर की एग्जाम्पल, नॉर्मल लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं। आप घर बनाते हैं ना, दीवार बनाते हैं ना, किससे बनाते हैं, ईंट से। ईंट आपका अवयवीकरण। बात समझ में आ रहा है। जैसे आप मान लीजिए कि अपना मेज बनाते हैं या कुर्सी बनाते हैं, किस चीज से बनाते हैं, लकड़ी से। लकड़ी आपका अवयवीकरण। मतलब जिस भी चीज को बनाते हैं और जिस चीज से बनाते हैं वो उसका अवयवीकरण। तो यहाँ पे जो हम ठोस बना रहे हैं, ये जो ठोस बना रहे हैं, ये ठोस का अवयवीकरण। अब इसकी स्थिति निश्चित होती है। निश्चित होने का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। मतलब कि अवयवीकरण क्या हुआ, तो जिस चीज से हम कोई भी चीज बना हुआ अवयवीकरण। अब क्या, इसकी स्थिति निश्चित होती है, मतलब कि इसको व्यवस्थित करके रखा जाता है। जैसे आप ईंट लीजिए, अब आप एक ईंट लिए, एक ईंट दीवार बनाना चाहते हैं तो एक ईंट के ऊपर दूसरा का ईंट रखते हैं, फिर तीसरा ईंट रखते हैं, तो व्यवस्थित तरीके से ना, तो व्यवस्थित तरीके से रखते तभी तो वो दीवार बनता है। अगर उसको आप जैसे तैसे रखे, क्या वो दीवार बन पाएगा। सपोज कीजिए कि एक मेरा ये ईंट था, अब मैंने इसके आगे एक ईंट रखा, अब इसके ऊपर ईंट रखा, फिर इसके ऊपर ईंट रखा, तो ये दीवार बन जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए मैंने एक ईंट यहाँ रखा और एक ईंट ऐसे रख दिया, एक ईंट ऐसे रख दिया, एक ईंट ऐसे रख दिया, क्या दीवार बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब कि जब तक अवयवीकरण व्यवस्थित रूप में नहीं होंगे ठोस नहीं बनेगा। कण तो है, अगर इसी कण को एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ कर दे, ठोस बनेगा, कभी नहीं बनेगा। जैसे इसको व्यवस्थित क्रम में रखेंगे तो ये ठोस बनेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो समझिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि घनत्व अधिक होते हैं, इसका घनत्व जो है अधिक होता है, ये जल्दी जो है पिघलता नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना, ये जल्दी पिघलता नहीं। ठोस जो है जल्दी आपका जो है ना पिघलेगा ना जलेगा, एक निश्चित तापक्रम पे जलता है, तो इसका घनत्व जो है वो अधिक होता है। नेक्स्ट है कि ठोस के अवयवीकरण अणु होते हैं। मैं अभी तक ये बात करता था, ये कण आपस में जोड़ते हैं तो ठोस बनते हैं। इस कण का नाम क्या है भाई, इस कण का नाम है अणु। अगर आपने ठोस बनाया तो दो कण को आपस में जोड़ा, तो ये दो कण है क्या, तो इस दो कण का नाम क्या है, अणु है। ठीक है, तो ठोस के अवयवीकरण मतलब ठोस जिससे बना हुआ है उस कण का नाम क्या है, उस कण का नाम क्या है, तो उस कण का नाम है आपका अणु। बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं इसको अब मिटा रहा हूं। अब देख रहे हैं ठोसों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, तो वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। आप क्वेश्चन में यही नहीं समझ पाते हैं कि वर्गीकरण को कहते क्या, तो वर्गीकरण का मतलब वो बांटना। अब हम किसी भी चीज को बांटते हैं तो किसी न किसी आधार पर बांटते हैं ना। अगर सपोज कीजिए कि आपके स्कूल में 100 बच्चा है, तो आप उस 100 बच्चा को कैसे बांटिएगा, तो आप उसके क्लास के हिसाब से बांटिएगा।
कि ये 7th क्लास का है, ये 8th क्लास का है, ये 9th क्लास का है, ये 10th क्लास का है। मतलब वहां पे हम जो बांट रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, वो किसके भी आप पे कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं हम वर्ग के आधार पे, क्लास के आधार पे। बात समझ में आ रहा? तो उसी तरीके से हम यहाँ पे ठोस को जो बांटेंगे, किसी ना किसी आधार पे बांटेंगे ना। तो यहाँ जो हम ठोस को बांटेंगे वो अवयवी कण के आधार पे। अवयवी कण मतलब वो किससे मिलके बना हुआ है। मैंने अभी आपको अवयवी कण समझाया था कि अवयवी कण का मतलब क्या हुआ, वो जिससे मिलके बना हुआ है उसके आधार पे। तो यहाँ हम ठोस को भी जो बांटेंगे वो उसी आधार पे बांटेंगे, ये किससे मिलके बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि अवयवी कण के आधार पे हम यहाँ पे ठोस को बांट रहे हैं, और अवयवी कण के आधार पर ठोस को कितने भागों में बांटा जा रहा है? तो 2 भागों में बांटा जा रहा है। 2 भागों में। पहला क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए अवयवी कण के आधार पे हम ठोस को 2 भागों में बांट रहे हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस को समझने की कोशिश कीजिए, क्रिस्टलीय ठोस को समझने की कोशिश कीजिए। क्रिस्टलीय ठोस क्या कहता है कि इसके घटक कण, क्रिस्टलीय ठोस के घटक कण, घटक कण क्या होंगे? तो या तो घटक कण अणु होगा, या परमाणु होगा, या आयन होगा। अब बात यहां पे समझना है, ये घटक कण क्या है? तो अवयवी कण का ही दूसरा नाम घटक कण है। अवयवी कण का ही दूसरा नाम घटक कण है। अवयवी कण का भी मतलब होता है कि जिससे मिलकर वो बना हुआ है, घटक कण का भी मतलब होता है जिससे वो मिलकर बना होता है। बात समझ में आ रहा है? तो यह जो क्रिस्टलीय ठोस है वो किससे मिलकर बना होगा? या तो अणु से मिलकर बना होगा, या परमाणु से मिलकर बना होगा, या आयन से मिलकर बना होगा। अब आप बोलिएगा कि सर पीछे तो आपने बताया है कि ठोस जो है वो अणु से मिलकर बने होते हैं। हाँ, ठोस अणु से ही मिलकर बने होते हैं, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस इन तीनों में से किसी से बना हो सकता है। क्यों? अब सोचिए कि सबसे छोटा कण परमाणु, परमाणु से क्या निकलता है? अणु, और अणु से आगे निकलता क्या है? आयन। तो आप सिंपल सी बात समझिए, यहाँ जो घटक कण है वो कुछ भी हो सकता है, अणु, परमाणु, आयन तीनों हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस के लिए। अगर कोई पूछता है कि ठोस अणु से बना हुआ है, या परमाणु से बना हुआ है, या आयन से बना हुआ है, तो 100% कहेंगे कि ठोस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अणु से मिलकर बना है। वहां पे अगर आप परमाणु बोल देते हैं गलत है, आयन बोल देते हैं गलत है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो क्रिस्टलीय ठोस का घटक कण जो होता है वो अणु, या परमाणु, या आयन होता है। अब इसके घटक कण जो है व्यवस्थित क्रम में होते हैं, व्यवस्थित क्रम में होते हैं। व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या हुआ कि ये एक निश्चित व्यवस्था में होंगे, इस तरीके से जुड़े होंगे, इस तरीके से जो है ये आपस में जुड़े होंगे, निश्चित व्यवस्था में जुड़े होंगे। बात समझ में आ रहा है? अब इसका सबसे बड़ा मेन प्रॉपर्टी, सबसे बड़ा खासियत कि क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसका ज्यामितीय आकार, ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। इसका ज्यामितीय आकार क्या होता है? निश्चित होता है। अब ये ज्यामितीय आकार क्या है भाई? तो ज्यामितीय आकार का मतलब समझिए कि आप मैथ पढ़े होंगे, अब बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। ज्योमेट्री बोलते थे ना, ज्योमेट्री का हिंदी हम लोग कहते थे ज्यामिति। ज्योमेट्री में क्या पढ़ते थे याद कीजिए, या तो त्रिभुज, या वृत्त, या त्रिभुज, या चतुर्भुज, या वर्ग, यही सब पढ़ रहे थे ना, यही सब पढ़ रहे थे ना। तो जब ये पढ़ रहे थे तो ज्यामितीय आकार का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो भी ठोस होगा या तो वो आपका वृत्त के रूप में होगा, या त्रिभुज के रूप में होगा, या चतुर्भुज के रूप में होगा, या आयत के रूप में होगा, या वर्ग के रूप में होगा, या शंकु आकार का, मतलब कि किसी न किसी ज्यामितीय आकार में होगा। अब ये सर शंकु की बात बोल दिए, चलिए थोड़ा सा मैथ भी कर लेते हैं। शंकु बनाते कैसे थे आप? तो ये जो है ये आपका त्रिभुजाकार होता था, तो ये हो गया त्रिभुज, और इसी को नीचे से यहाँ घिस देते थे, तो ये हो गया अर्धगोला। अब पूरा बनाए तो ये हो गया गोला, मतलब वृत्त। अब किसी भी वृत्त पे त्रिभुज को एडजस्ट कर देते थे, स्थापित कर देते थे, हो जाता था शंकु, है ना।
तो ये किसी न किसी ज्यामितीय आकार में होगा। मतलब कि आपका जो क्रिस्टलीय ठोस है उसका ज्यामितीय आकार निश्चित होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण देख लेते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, चलिए मैं इसको लिख देता हूं ZnS, आयोडीन, ये सारा आपका जो है क्या हो जाएगा? तो ये सबका आकार जो होता है निश्चित होता है। लोहा, तांबा, क्वार्टर, चांदी, ये सारा जो है आपका क्या आ जाएगा? तो क्रिस्टलीय ठोस में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब कहेगा सर कैसे? तो चांदी आप मार्केट से खरीदते हैं ना, एक लॉकेट खरीदते हैं, निश्चित आकार होता है भाई, क्रिस्टलीय ठोस है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कोई भी पदार्थ जिसका आकार निश्चित है वो क्रिस्टलीय ठोस है। अगर आप मार्केट से मार्कर खरीद के लिए आए हैं, इसका आकार एक निश्चित है, निश्चित ज्यामितीय आकार में है, हाँ, क्रिस्टलीय ठोस है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब समझते हैं अक्रिस्टलीय ठोस को। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस, इसके पहला चीज क्या है कि घटक कण। अक्रिस्टलीय ठोस के घटक कण जो है, घटक कण यही होगा, लेकिन व्यवस्थित क्रम में नहीं होगा। लिख लीजिए इसका घटक कण जो है वो यही, अणु, परमाणु, आयन, इसका भी घटक कण यही होगा। घटक कण तो ये होगा क्योंकि ठोस की बात आ रही है ना, ठोस मतलब कि अणु, परमाणु, आयन, कंफर्म। अब यहाँ पे बात आ रही है कि यह अक्रिस्टलीय क्यों हो गया, ये क्रिस्टलीय क्यों हो गया और ये अक्रिस्टलीय क्यों था? ये भी अणु परमाणु आयन से बना हुआ था और ये भी अणु परमाणु आयन से बना हुआ था, फिर ये अक्रिस्टलीय क्यों हो गया? तो इसके जो घटक कण है, घटक कण वो व्यवस्थित नहीं होंगे, इसके घटक कण व्यवस्थित नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? इसके घटक कण व्यवस्थित नहीं होंगे, मतलब कि ये इस तरीके से है, हो सकता है यहाँ इस तरीके से है, हो सकता है इस तरीके से रहे, हो सकता है इस तरीके से रहे, मतलब इसका घटक कण जो व्यवस्थित नहीं होगा। है तो घटक कण वही अणु, परमाणु, आयन ही, लेकिन यहाँ व्यवस्थित नहीं है और यहाँ व्यवस्थित है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि इसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, इसका निश्चित नहीं होता है। ज्यामितीय आकार, ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है। अब कहिएगा सर ये क्या बात हो गई? हाँ 100%, बहुत ऐसा ठोस है जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता। स्माइली बॉल देखिए वो भी एक ठोस है ना, गोल रहता है, ठोस है ना, लेकिन जैसे ही उसको दबाइए वो क्या होगा? दब गया, मतलब उसका आकार निश्चित है, पहले वो गोलाकार था और जैसे ही दबाए तो पिचक गया, मतलब वो ठोस है, लेकिन कौन सा ठोस है? तो अक्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि उसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं है। रबर, मार्केट से आप रबर इरेजर लेते हैं ना, हाँ ठोस है, ठोस है, लेकिन जैसे उसको दबाइए ना देखिएगा उसका साइज चिपकेगा। अक्रिस्टलीय ठोस है, ठोस तो है लेकिन कौन सा है? अक्रिस्टलीय है। अब ये मार्कर है, ठोस है, दबा रहे, क्या ये दब रहा है? इसका आकार बदल रहा है? नहीं, क्रिस्टलीय ठोस है। ज्यामितीय आकार नहीं बदल रहा है, क्रिस्टलीय ठोस है। ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं, अक्रिस्टलीय ठोस है। मार्केट से सब्जी खरीदने जाते हैं, प्लास्टिक में सब्जी भर के देता है, इस तरीके से फैला हुआ होता है, ठोस तो है, क्योंकि रख देते हैं तो बह नहीं जाता। अगर इसको, इस चीज को हम कहीं पे रख दिए तो क्या ये बह जाएगा? नहीं, ठोस है, लेकिन कौन सा ठोस है? तो इसको जैसे अब ये है, मोड़ दिए तो ये हो गया, आकार क्या हो गया? खत्म। मतलब जैसे ही आकार निश्चित नहीं है, ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं है, ठोस है, लेकिन कौन सा? अक्रिस्टलीय। बात समझ में आया? चलिए अब इसका एग्जाम्पल तो वही रख दीजिए, रबर, प्लास्टिक, कांच इत्यादि। बात समझ में आया? तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया अभी कि ठोस को कितने भागों में बांटा गया है। तो ठोस को उसके अवयवी कण मतलब जिससे वो मिलकर बना है, उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है।
बात समझ में आ गई? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक वो ये पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ध्यान रखिए कि आपको मैं हमेशा बोलता हूं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और मैं एक एक शब्द को समझा रहा हूं। अगर आपको प्रॉब्लम लगता है किसी भी शब्द में, किसी चीज को समझने में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और एक सबसे अच्छा चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपको सारा चीज याद हुआ या नहीं हुआ, तो वीडियो तो बार बार देखिए। आप क्या कीजिए, कमेंट में अपने आंसर को रिप्लाई कीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि आप पढ़ रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जो मैंने आंसर लिखा है, जो आपको याद है कि क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होती है, सॉरी होती है। क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकार निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होती है। लिखिए क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या है, तो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है आपका लोहा, आयरन, NaCl, जिंक सल्फाइड, ये सारा जो है आपका क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। और क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है रबर, प्लास्टिक, कांच। कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे क्या होगा, आप कंफर्म हो जाइएगा, आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप सारे क्वेश्चन का आंसर टाइप कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर चीज का मोबाइल लेके वीडियो देख रहे हैं, देखिए आपने वीडियो देखा, आगे वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में से उसका आंसर रिप्लाई मारिए। जैसे आपने सोचे कि क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस पढ़ लिया, अब उसका आगे चैप्टर देख रहा है, अगला टॉपिक देख रहा है, वीडियो देखते रहिए। अब क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस का आंसर टाइप करके सेंड कीजिए। इससे क्या हो कि आपको कंफर्मेशन हो कि आपने जो सोचा समझा वो बहुत अच्छा से समझा या नहीं समझा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। इसको दो तीन तरीके से एग्जाम में पूछ देता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में विभेद बताएं। बात समझिएगा, विभेद लिखा तो भी यही, अंतर तो भी यही, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको सारा डिफरेंस बता रहा हूं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए इधर मैंने लिख दिया क्रिस्टलीय ठोस और इधर लिख दिया अक्रिस्टलीय ठोस। पॉइंट वाइज मैं समझाऊंगा, पॉइंट वाइज एकदम आसान से अभी याद हो जाएगा। पहला, क्रिस्टलीय ठोस का आकार ज्यामितीय आकार। कौन सा आकार? तो ज्यामितीय आकार। क्या होता है? निश्चित, हाँ निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकार क्या होता है? निश्चित होता है। और अक्रिस्टलीय का क्या होता है? तो जस्ट इसका अपोजिट, अनिश्चित होता है। मतलब ज्यामितीय आकार जो है, ज्यामितीय आकार जो है क्या होगा? अनिश्चित। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया कि इसके घटक कण व्यवस्थित होते हैं और इसके घटक कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। घटक कण, इसके घटक कण जो है, घटक कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके घटक कण जो है व्यवस्थित नहीं होते हैं। अब इसमें दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, दीर्घप्रासी व्यवस्था। घबराइएगा नहीं, मैं सब कुछ समझाऊंगा। ये दीर्घप्रासी क्या होता है सबने तो अभी समझाया ही नहीं, मैं अभी जस्ट समझाऊंगा, परेशान नहीं होइएगा। दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में लघुप्रासी व्यवस्था होती है। लघुप्रासी व्यवस्था, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो इसका गलनांक निश्चित होता है, गलनांक निश्चित होता है।
और इसका गलनांक अनिश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो है अनिश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। घबराइएगा नहीं, मैं सब समझाने वाला हूं। नेक्स्ट है, ये वास्तविक ठोस है। वास्तविक ठोस है, ये आपका आभासी ठोस है। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट, इसका उदाहरण शर्करा, क्वार्टर्स, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सारा इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, कांच, ये इसका एग्जाम्पल है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं, पॉइंट बाय पॉइंट समझिए, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत है। मैं हमेशा ये कह रहा हूं। पहला है कि क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। ज्यामितीय आकार का मतलब अभी मैंने आपको समझाया है कि ये किसी न किसी आकार में होगा। त्रिभुज के आकार में हो, गोला के आकार में हो, वृत्त के आकार में हो, वर्ग के आकार में हो, मतलब किसी न किसी ये ज्यामितीय आकार में होगा और वो निश्चित होगा, मतलब वो आकार बदलेगा नहीं। ठीक है, या ज्यामितीय आकार अनिश्चित होगा, मतलब ये ज्यामितीय आकार में तो होगा लेकिन अनिश्चित होगा, बदल जाएगा। अब बदलने का मतलब क्या है? जैसे ये मार्कर है ना, ये मार्कर है, क्या इसका आकार बदलेगा? मैं इसको दबाता हूं, आकार बदलेगा? इसको कहीं रखता हूं, आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा। ठोस है, कौन सा? क्रिस्टलीय। ये आपका रुमाल है, ठोस तो है लेकिन ये पहले से कौन सा में है? तो देखिए पहले से ये कौन सा आकार में है? तो चतुर्भुज में है ना, चारों भुजा बराबर है ना। अब जैसे इसको मैंने मोड़ दिया, ठोस तो है लेकिन ये चतुर्भुज से क्या बन गया? सोच लीजिए क्या बन गया। ठीक है, तो इसका आकार जो है बदल गया ना, तो ठोस है लेकिन कौन सा है? अक्रिस्टलीय। नेक्स्ट, घटक कण व्यवस्थित क्रम में होते हैं। घटक कण व्यवस्थित क्रम में होते हैं। घटक कण मैंने अभी आपको बताया, या तो अणु या परमाणु या आयन, मतलब जिससे वो मिलके बनाता है घटक कण। तो इसका घटक कण व्यवस्थित क्रम में होते हैं, मतलब कि अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ईंट है तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से जोड़ेंगे व्यवस्थित क्रम में, तो क्या बन जाएगा? दीवार बन जाएगा ना। तो ये जो हो गया व्यवस्थित क्रम में, लेकिन इसके घटक कण जो है व्यवस्थित क्रम में नहीं होंगे। मतलब कि अगर ये है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, क्या ये दीवार बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है। थर्ड, दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। अब देखिए इसके घटक कण जो है व्यवस्थित क्रम में है, तो इसको हम इस तरीके से व्यवस्थित करते जाएंगे। कितना बड़ा दीवार बना सकते हैं? बहुत बड़ा, मतलब ये लंबे दूरी तक जा सकता है ना। लंबा दूरी मतलब दीर्घप्रासी, दीर्घ मतलब लंबा, ज्यादा। ठीक है, तो ये दीर्घप्रासी क्यों है? तो इसके घटक कण व्यवस्थित होते हैं, इसलिए दीर्घप्रासी है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि क्रिस्टलीय ठोस जो है, क्रिस्टलीय ठोस जो है उसमें दीर्घप्रासी व्यवस्था क्यों होती है? क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घप्रासी व्यवस्था क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि उसके घटक कण व्यवस्थित क्रम में होते हैं। बात समझ में आ रही है? और अक्रिस्टलीय ठोस ये लघुप्रासी व्यवस्था होती है। मतलब क्या हुआ? इसी का एग्जांपल समझिए कि ये मैंने ईंट पर ईंट रखा, इसको दीवार बनाने की कोशिश किया लेकिन व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो ये कुछ दूर तक तो दीवार जाएगा लेकिन उसके बाद दीवार क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। मतलब कुछ दूरी तक गया, लघु मतलब छोटा, कम, तो कुछ दूरी तक गया और ये गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि इसके कण जो थे वो व्यवस्थित नहीं थे। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो उसमें लघुप्रासी व्यवस्था क्यों होती है, तो इसलिए होती है क्योंकि उसके घटक कण जो व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट, इसका गलनांक निश्चित होता है।
गलनांक निश्चित होने का मतलब क्या है ये समझिए। अगर सपोज कीजिए आप एक बर्फ लिए, तो बर्फ जो है ये मान लीजिए ये आपका बर्फ का टुकड़ा है, तो बर्फ लिए, अब ये बर्फ जो है ये ठोस है, लेकिन ये कौन सा ठोस है? अक्रिस्टलीय। मैंने अभी क्या बताया है कि जैसे ही ये क्रिस्टलीय ठोस होगा तो उसका आकार बदल जाएगा। अगर ये अभी चरखूट था, जैसे ही इसको कुछ देर छोड़ देंगे धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाएगा, और पिघल के क्या होगा, ये दूसरे रूप में बदल जाएगा, तो अक्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन यहीं पे अगर हमने लोहा ले लिया तो ये कौन सा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है। अब कहिएगा कि सर गलनांक की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये ठोस की बात है, तो चलिए सोच लीजिए ना। अब एक लोहा लिए तो आप किसी भी चीज को बनाते तो क्या लोहा पहले से बना हुआ आता है? नहीं ना, हम उसको अपने हिसाब से आकार में डालते हैं ना। तो इसको कैसे आकार में डालते हैं? तो इसको जो है अगर मान लीजिए ये 100 डिग्री पे पिघलना शुरू करता है तो हम इसको 100 डिग्री तक गर्म करते हैं। 100 डिग्री, अगर इसको 99 डिग्री तक भी गर्म करेंगे तो ये पिघलना शुरू नहीं करेगा। मतलब जब ये 100 पुड़ेगा तभी ये पिघलना शुरू करेगा। तो ये एक निश्चित गलनांक हो गया ना। लेकिन आप बर्फ को लीजिए, इसको कमरे के ताप पर रख दीजिए, मतलब कि नॉर्मल मार्केट बर्फ को लीजिए और खुला हवा में छोड़ दीजिए, गलना शुरू होगा, धीरे धीरे गलेगा। अब इसको ज्यादा गर्म जगह पर ले जाइए, गलेगा, तेजी में गलेगा, मतलब इसका गलनांक निश्चित नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है, इसका गलनांक जो है क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय का गलनांक निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट का विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक प्रकृति के मतलब क्या हुआ कि इसको जिधर से देखेंगे सब जगह से समान नहीं दिखेगा। ये देखिए, मैं इसको इधर से देखता हूं, अब मैं इसको इधर से देखता हूं, क्या दोनों तरफ से समान दिख रहा है? नहीं, ये विषमदैशिक प्रकृति है। लेकिन अगर मैं इसको देखता हूं, इधर से देखता हूं तो भी ये वितरतीब था, मतलब व्यवस्थित नहीं था। इधर से देखता हूं तो भी वही हाल है, इधर से देखता हूं तो भी वही हाल है। कहीं से देखिए ये क्या हो रहा है, विषमदैशिक प्रकृति का नहीं, समदैशिक, क्योंकि सब तरफ से देख रहे हैं तो वो समान ही आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट कहता है कि वास्तविक ठोस है। नेक्स्ट बोल रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस है। हम लोग वास्तविक और आभासी किसको कहते हैं? वास्तविक कहते हैं जो वास्तव में नहीं बदलता है ना, और आभासी का मतलब कि बदलता है। जैसे लोहा आप ले लिए, अगर आपने लोहा ले लिया, अगर मान लीजिए लोहा का गोल सा कोई भी चीज ले लिए, क्या वो बदलेगा? नहीं, वो वास्तविक ठोस है। और बर्फ ले लिए, उसको छोड़िए, देखिए धीरे धीरे बर्फ बदलना स्टार्ट हो जाएगा, तो बर्फ क्या हो गया? आभासी ठोस हो गया। बात समझ में आया? वास्तविक ठोस और आभासी ठोस। अब इसका उदाहरण सरकरा, क्वार्टर्स और NaCl होता है क्रिस्टलीय ठोस का, और प्लास्टिक ठोस का होता है, रबर का होता है, सॉरी अक्रिस्टलीय ठोस का होता है प्लास्टिक, रबर, कांच होता है। ठीक है, चलिए आज जो है आपका केमिस्ट्री का मैं पहला चैप्टर का ठोस अवस्था का पहला भाग कंप्लीट कर रहा हूं। अब बोलिएगा सर पूरा चैप्टर एक ही भाग में क्यों नहीं? बोरिंग हो जाएगा, 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो आप भी नहीं देख पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो मैं एक टॉपिक क्लियर किया हूं, ठोस, और ठोस में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसके आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मतलब ये भाग 1 है, भाग 1 को कंप्लीट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं उसका प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा, और इतना इजी दूंगा ना आप सोच में पड़ जाओगे कि वाकई में कोई इतना इजी भी केमिस्ट्री पढ़ा सकता है और इतना इजी भी केमिस्ट्री होता है। बात समझ में आई? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड पार्ट को जरूर देखें।